हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं जो केवीएस की वैकेंसी है, चाहे टीचटी की हो चाहे पीएचडी की हो, दोनों का ही इंग्लिश कंप्लीट करवा रही हूँ इस चैनल पे। आपको दोनों के ही चैप्टर वाइज वीडियो को देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड, दोनों का ही प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आपको कोई भी चैप्टर सर्च करना है आप जाके होम पेज से देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आज का वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, जो कि हमारा डे 3 का है। फर्स्ट में मैंने हनीशक्ल का पूरा प्रोज का पार्ट जितना भी था, हू डिड पैट्रिक सोमर से लास्ट चैप्टर हमारा 10 चैप्टर बनियान ट्री तक, मैंने पूरा एक ही वीडियो में 1 घंटे की वीडियो में मैंने पूरा आपका 10 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था। फिर हमने जो डे 2 था उसमें हमने क्या किया था, 9th क्लास के मीन्स आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मैसेज किया कि मैम पहले 9th 10th का करवा दीजिए, फिर उसके बाद ये सब करवाइए। तो मैंने उसमें 9th क्लास का बिहेव बुक का पूरा के पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। आप नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, तो देख लीजिए। और आज का हमारा जो वीडियो है वो हनीशक्ल बुक का ही जो पोएम का पूरा चैप्टर है, मीन्स 1 to 10 जितने भी आपके पोएम्स उसमें मेंशन है हनीशक्ल बुक में, आज पूरा एक ही वीडियो में आपको पूरा चैप्टर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड, एक बार हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं दिखा दूँ कि आपको आज क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि देखते हैं वीडियो पे कम व्यू गया है तो तुरंत यहाँ से स्किप हो लेते हैं, तुरंत यहाँ से भाग जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए फ्रेंड। अगर जैसे आप कम व्यू गया है तो ये भी हो सकता है ना कि वो चैनल नया हो, तो जैसे मेरा चैनल नया है अभी, तो ज़्यादा व्यू नहीं जाते, मुश्किल से 50-100 व्यू ही अभी जाते हैं। बट आपका प्यार ऐसे बना रहा तो व्यू बढ़ने लगे, क्योंकि स्टार्टिंग में 20-25 व्यू भी नहीं जाते थे, बट अब 100-200 जैसे जाने लगे हैं। तो चलिए हम आपको एक बार दिखा देते हैं। तो जो हमारा देखिए फर्स्ट चैप्टर है, जस्ट अ सेकेंड, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो हमारे पोएम का, अ हाउस अ होम, हु डिड पैट्रिक सोमर का ये पार्ट है मीन्स उसी वाले फर्स्ट चैप्टर में हु डिड पैट्रिक सोमर प्रोज का पार्ट है, और अ हाउस अ होम ये हमारे पोएम का पार्ट है। तो देखिए हमारा पहला चैप्टर है अ हाउस अ होम, ये मैंने पहला कंप्लीट करवाया है। फिर इसमें देखिए मैंने आपको बता दूँ कि देखिए यहाँ मैंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन डाला है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पास पूरा आपको पोएम, जस्ट अ सेकेंड देख लीजिए, पूरा यहाँ पास मैंने आपको पोएम किया है। फिर उसके बाद यहाँ पास उस पोएम की पूरी समरी डाली है, फिर उसके मैंने मीनिंग भी बताया है, मीन्स यार्ड मीन्स क्या होता है, ये पूरा देखिए मीनिंग भी बताया। फिर उसके बाद यहाँ पास सेकंड स्टेंजा है आपका। फिर इसके बाद आपके इस पोएम में कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं, कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं, मैंने देखिए ये भी बताया है। मीन्स पहले वाले पोएम में अ हाउस अ होम में आपको इंजाइमेंट देखने को मिलेगा, रिपीटेशन देखने को मिलेगा, रिटोरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस प्रकार से हमारा। फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर देखिए, हमारा क्वेश्चन आंसर का सीरीज़ है, मीन्स आपको इस चैप्टर से जितना भी आपके एग्जाम में बनने के जितने भी वो थे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने सब कुछ इसमें ऐड किया है। इसलिए मैंने कहा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रेंड, तो एंड तक देखिएगा। तो इसी प्रकार से देखिए हमारा ये फर्स्ट चैप्टर था। देन हमारा सेकेंड चैप्टर भी आएगा, ये हमारा सेकंड चैप्टर दी काइट है, जो लिखा गया है हैरी बेहल के द्वारा। और सेकंड चैप्टर फिर उसमें भी देखिए मैंने ऐसे स्टेंजा वाइज आप ये देख रहे हो, सेकंड स्टेंजा, फिर इसकी समरी मैंने ऐड की है। फिर इसमें भी देखिए फोर्थ स्टेंजा, देन कंक्लूजन, फिर जस्ट अ सेकेंड सॉरी, फिर देखिए मैंने इसकी भी पोइटिक डिवाइसेस ऐड की है कि दी काइट में कौन कौन से पोइटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं, सिमिल, एलिट्रेशन और भी हुई हैं यहाँ पास, जैसे मैंने नीचे पूरा डाला हुआ है देखिए, इंजामेंट, रेपिटेशन आपको इसमें देखने को मिलेगा। देन मैंने सेकंड वाले चैप्टर का भी मतलब क्वेश्चन आंसर ऐड किया। मीन्स ऐसे ही आपके पूरे जो 10 पूरे चैप्टर हैं आप उसको पूरे देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पास जो हमारा है पोएम 3 स्टार्ट हो जाता है, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा पोएम 3 है, दी क्वेरल। क्वेरल के बाद हमारा चैप्टर 4 आएगा, जस्ट अ सेकेंड, इसका ये देखिए यहाँ पास ये डाला हुआ है, ये पोएटिक डिवाइसेस। मैंने एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगी, इसलिए फ्रेंड वीडियो को पूरा देखिएगा। पोएम 4 ब्यूटी, देन पोएम 6 हम एक बार आपको डिटेल में एकदम जल्दी जल्दी भगा के दिखा लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि मैम तो इंट्रोडक्शन में ही सारा टाइम निकाल दी है। तो देखिए ब्यूटी का ये पोएटिक डिवाइसेस है, रिपीटेशन, इंजामेंट, ये सब आपके। फिर यहाँ हमारा पोएम 5 आता है, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, बहुत अच्छी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद हमारा पोएम 6 आएगा, ये इसका क्वेश्चन आंसर है 6 चैप्टर का। फिर हमारा पोएम 7 आएगा, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, पोएम 6 आया द वंडरफुल वर्ड्स, फिर इसके भी सब कुछ मैंने डाल रखा है। फिर हमारा लास्ट तक हम आपको दिखा देते हैं जल्दी जल्दी भगा के, नहीं आप लोग, मैं जल्दी जल्दी नहीं भगाऊंगी तो आप लोग भाग जाएंगे, इसलिए रिक्वेस्ट है कि बने रहिए, और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड, इसलिए पूरा देखिए। तो ये हमारा लास्ट आ गया, लास्ट हमारा चैप्टर है इसमें, जस्ट अ सेकेंड,
लास्ट वाला चैप्टर है हमारा व्हाट इफ़ हमारा ये जो है ये लास्ट चैप्टर है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैम कौन सा कितना इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हैं हमारे लिए आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इतना इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के बाद तो आप लोग भागेंगे नहीं, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि इसमें वीडियो में है क्या, जो कि आप लोग वीडियो में कम व्यू है 20-25 व्यू गया है तो आप लोग देख के तुरंत स्किप हो जाएं। तो ऐसा प्लीज़ मत करिएगा, मेरे साथ बने रहिए अगर आपको एग्जाम केवीएस का टीजीटी का क्वालिफाई करना है तो जो हमारा फ्रेंड फर्स्ट चैप्टर है ये है अ हाउस अ होम। इसके राइटर है देख लीजिए लोरेन एम हेली। आई होप देखिए अगर आपके चैप्टर में कोई राइटर मेंशन है तो मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि वो राइटर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप इसको नोटिस कर लीजिए कि आपके फर्स्ट ही चैप्टर के अ हाउस अ होम के राइटर कौन है, लोरेन एम हेली। तो ये इस पोएम में बहुत ही अच्छे से बहुत ही खूबसूरती से फ्रेंड ये डिस्क्राइब किए हैं कि किस प्रकार से एक हाउस कैसे बनता है और एक होम कैसे बनता है। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। The poem A House a Home has been composed by Lorraine M. Halley. The poet intended to differentiate the metaphorical meaning of a house and a home in this poem. तो इन्होंने इसमें यही बताया है, एक मेटाफर लुक दिया है इस पूरे पोएम को, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हाउस एक होम से अलग होता है, मीन्स हाउस क्या होता है और अ होम क्या होता है। तो इसकी हम थोड़ी सी समरी देख लेते हैं। द पोएट हैज़ ट्राइड टू डिफाइन एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। ही सेज दैट अ हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स। वो क्या कहते हैं कि हाउस कैसे बनता है, हाउस कैसे बनता है, ये आप में क्वेश्चन आ सकता है कि हाउस कैसे बनता है। ही सेज दैट अ हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स स्टोन एंड हार्ड वुड। इट ऑल्सो हैज़ फाइन पेंट्स, चिमनी, विंडोज, ग्लास, डोर्स, कॉरिडोर्स, रूफ एंड टाइल्स फ्लोर्स। कहते हैं कि ये किसके द्वारा बनता है, लकड़ियों के द्वारा बनता है, स्टोन के द्वारा बनता है, हार्डवुड्स के द्वारा बनता है, जिसमें क्या क्या होता है, विंडो होता है, चिमनी होता है, पेंट्स महंगे पेंट्स यूज़ किए जाते हैं, विंडोज़ ग्लास होते हैं, डोर्स होते हैं, कॉरिडोर्स होते हैं, रूफ मीन्स छत होता है, एंड टाइल्स का एक फ्लोर भी होता है। इसको क्या कहते हैं इसको मीन्स कि हाउस कहते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से होम को भी डिस्क्राइब किया कि होम क्या होता है। ये तो आपका हाउस का उन्होंने डिस्क्राइब किया, बट होम को भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। आप सुनिए, अ होम इज़ द अनदर नेम फॉर लविंग फैमिली। वो कहते हैं नॉर्मली हम लोग घर को भी होम ही कहते हैं, बट घर होम तब यूज़ होता है जब उसमें एक फैमिली बहुत ही अच्छे से उसमें पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर मीन्स पूरी फैमिली गेट टुगेदर एक साथ में रहते हों बिल्कुल हैप्पीली, तो उसको होम कहते हैं। इस प्रकार से इन्होंने कहा है अ होम is another name for loving family members who take care of each other and works सेल्फलेसली फॉर वन अनदर। मतलब होम उसे कहते हैं जिसमें एक लविंग फैमिली हो जो कि एक दूसरे की केयर करते हों, उसमें सेल्फनेस मीन्स कोई भी सेल्फिश उसमें ना हो, और उसमें ब्रदर हो, सिस्टर हो, फादर हो, मदर हो, टुगेदर मेक अ होम। इन सब से मिलकर क्या बनता है, एक होम बनता है। इट इज़ अ देयर अनसेल्फिश एक्ट ऑफ काइंडनेस ऑफ शेयरिंग टुवार्ड्स वन अनदर दैट मेक्स अ हाउस अ होम। वो कहते हैं कि किस प्रकार से कहते हैं, हाउस तो बन जाता है लकड़ियों पत्थरों से, लकड़ियों से, हार्ड उससे टाइल से बन जाता है, बट उस हाउस को होम बनाने में किसका किसका योगदान रहता है, जब हमारी फैमिली एक लविंग फैमिली की तरह, उस फैमिली में पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, पूरे बच्चे रहते हैं, उसको जहाँ पास वो बिना सेल्फिश के एक दूसरे का केयर करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको ही होम कहते हैं। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। चलिए हम थोड़े से अपने पोएम का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो हमारा ये स्टैंजा फर्स्ट है, व्हाट इज़ अ पोएम। कहते हैं व्हाट इज़ अ पोएम। सबसे पहले तो आपको यहाँ पास रिटोरिकल डिवाइस देखने को मिलेगा। रिटोरिकल डिवाइस में क्या होता है वो मैं आपको नीचे बताऊंगी। उसमें क्या होता है कि राइटर आपसे क्वेश्चन तो पूछता है, बट वो उससे उसका आंसर आपसे जानने की कोशिश नहीं करता, वो खुद ही लास्ट में बता देता है कि उसका आंसर क्या होगा। ये पोएम में ही आपको पता चल जाएगा, इसलिए यहाँ पास पहले ही आपको पोएटिक डिवाइस देखने को मिलेगा, रिटोरिकल डिवाइस। इसमें राइटर कहता है व्हाट इज़ अ हाउस, इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड। देखिए यहाँ पास वो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ अ हाउस, बट सेकेंड ही लाइन में उसने खुद ही आंसर दे दिया है, इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड, सम विंडोज, ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड, इट्स eaves and chimneys and tiles floors and stucco and roof and lots of doors in the stanza। अब इसके थोड़ी सी मैं मीनिंग बता देती हूँ आपको। इन दिस स्टेंजा द पोएट इज एक्सप्लेनिंग द ingredients are materials used to make a house। the poet says that bricks, stone and woods are used to make a house। मतलब ये हाउस किस प्रकार से बनता है इस वाले स्टेंजा में पोएट ने ये बताया है। इट आल्सो हैज़ विंडो, ग्लास एंड कॉरिडोर्स एंड ओपन स्पेस इन फ्रंट एंड बैक ऑफ द हाउस ऑफ द गार्डनिंग। मीन्स हाउस के बैक में क्या होता है, एक छोटा सा गार्डनिंग
भी होता है। टाइल्स ऑफ द फ्लोर, फाइन पेंट्स, रूफ, एलिवेशंस ऑफ द रूफ एंड मैनी डोर्स दैट गिव इट अ परफेक्ट लुक फॉर हाउस। एक हाउस को कैसे परफेक्ट लुक दिया जाता है, इन सब के इस्तेमाल से दिया जाता है। दस अ हाउस इज़ अ कम्प्लीटली नॉन लिविंग थिंग। हाउस क्या है कि कम्प्लीटली नॉन लिविंग थिंग है। अब यहाँ पास देख लीजिए जो आपके उसमें यार्ड यूज़ हुआ था उसका मीनिंग क्या होता है। आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, आपको दे दिया जाएगा, फिर इसका मतलब वोकैब सेक्शन में ही आपको ये देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर आपको टिक करना पड़ेगा। यार्ड मीन्स होता है अ मेजरिंग यूनिट, 1 yard इक्वल टू 3 feet और 36 इंच, गार्डन और कॉरिडोर्स आउटसाइड द हाउस। फिर एफ्स क्या होता है, द पार्ट ऑफ द रूफ दैट हैक्स आउट ओवर द वॉल्स टू प्रोवाइड शेड। एक जो आपके जो मीन्स रूफ्स होता है उसके नहीं आगे थोड़ा सा ऐसे लटका हुआ सीन रहता है, उसी को कहते हैं एफ्स। आई होप आप समझ पाए। अब यहाँ पास बोला है व्हाट इज सुटोको। सुटोको इज अ फाइन पेंट यूज फॉर अ वॉल सरफेस, मतलब जो वॉल का सरफेस उसको चमकीला बनाने के लिए क्या है, एक प्रकार का ये पेंट है। और यहाँ पर चिमनी का तो मतलब आप समझते ही होंगे, स्मोक स्टैक अ पाइप विच टेक्स स्मोक और कंबस्टन गैस अप टू फायर फ्रॉम द फायर। मतलब चिमनी लगाया जाता है जो कि जो फायर वगैरह घर में जो धुआं वगैरह हो वो सीधे बाहर जा सके, खुली आसमान में जा सके, घर में ना फैल सके। तो यहाँ पास हमारा फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट होता है फ्रेंड। हम सेकेंड स्टेंजा स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकेंड स्टेंजा है, वहाँ पास तो हाउस का पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन पोएट ने आपको फर्स्ट वाले स्टेंजा में दिया। अब हमारा सेकेंड स्टेंजा में इन्होंने होम का दिया है। फिर यहाँ पास भी आपको रिटोरिकल डिवाइस देखने को मिलेगी। व्हाट इज अ होम is a loving and family and doing for others, its brother and sister and fathers and mothers, it's unselfish act and kindly sharing and showing your loved one you are always caring। तो इसमें मैंने बताया ना इन्होंने होम का क्या डिस्क्रिप्शन दिया है, जहाँ पास एक लविंग फैमिली हो, जहाँ ब्रदर हो, सिस्टर हो, पेरेंट्स हो, और एक दूसरे के प्रति बिना सेल्फिश के पूरा कार्य वो करें, एक दूसरे के प्रति वो लव शो करें, केयरिंग शो करें, उसको ही हम होम कहते हैं। तो यहाँ पास मैंने इसका एक्सप्लेनेशन डाल दिया है। हियर द पोएट हैज़ एक्सप्लेन द नेचर, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, नेचर ऑफ अ होम एंड व्हाट मेक्स अ हाउस। यहाँ पास उन्होंने बताया कि किस प्रकार से एक हाउस एक होम में कन्वर्ट होता है। एक हाउस जो कि पत्थरों लकड़ियों से बना हुआ है, किस प्रकार से एक होम बनता है, मीन्स किस प्रकार से एक घर बनता है। इट इज़ द फैमिली, जस्ट अ सेकेंड, it is the family members, brothers, sister, brothers, mothers, fathers who together make a home. Their acts without any selfish interest, their concern for each other, their wish to work for each other, happiness and well-being, their wish to show love, care towards each other is what makes a house a home। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मीन्स किस प्रकार से एक हाउस एक होम बनता है, जहाँ पास एक लविंग फैमिली बिलोंग करती है, एक लविंग फैमिली से ही एक होम बनता है। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब यहाँ पास एक ही मीनिंग दिया हुआ था, अनसेल्फिश। अनसेल्फिश मीन्स होता है विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट, जिसमें कोई भी मतलब अगर माँ बाप हमारी केयर कर रहे हैं, हम माँ बाप की चिंता करें, तो उसमें कोई भी माँ बाप की कोई सेल्फिश नहीं रहता कि ये बच्चा हम इसको प्यार कर रहे हैं तो ये भी हमें प्यार ही करेगा। माँ बाप बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ ही अपने बच्चों को प्रेम करते हैं। भाई बहन निस्वार्थी अपने भाई बहनों को प्रेम करते हैं। आप लोग फैमिली में रह रहे हैं तो फैमिली का इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। आई होप आपको ये स्टैंजा भी समझ में आ गया होगा। अब इसका हम आपको पोएटिक डिवाइस बता देते हैं। देखिए कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं अ हाउस अ होम में। सबसे पहले तो आपको इंजाइमेंट देखने को मिलेगा। अब इंजाइमेंट क्या होता है, देखिए इंजाइमेंट यहाँ पास मैंने आपको बताना भूल गई। जैसे कि इंजाइमेंट होता है जैसे कि एक लाइन बिना क्लोज किए या फिर कोई कॉमा या फिर फुल स्टॉप लगाए दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाती है। जैसे देखिए इट्स अ लविंग एंड फैमिली, देखिए यहाँ पास कोई भी फुल स्टॉप या कॉमा यहाँ पास आपको देखने को नहीं मिल रहा है, बट सेकंड वाले लाइन पे राइटर अपने ही उसी आइडिया को खींच लिया है, तो आपको यहाँ पास इंजाइमेंट देखने को मिलेगा। ऐसे ही सेकेंड वाले लाइन में भी आपको इंजाइमेंट, यहाँ से सेकेंड वाले लाइन में भी आपको इंजाइमेंट देखने को मिलेगा। देखिए इंजाइमेंट वहाँ पास होता है कि जब राइटर अपनी आइडिया को बिना चेंज किए ही दूसरे वाले लाइन में अपने उसी आइडिया को उसी थॉट को प्रेजेंट करे, तो वहाँ पास इंजाइमेंट देखने को मिलेगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एक बार आप इसका डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ अ सेंटेंस और क्लास अक्रॉस अ लाइन ब्रेक, मतलब बिना ब्रेक के जब कोई लाइन उस बात को राइटर एक ही लाइन में दो लाइन में खींच लेता है, तो वहाँ पास क्या होता है इंजाइमेंट। फॉर एग्जांपल ये लिखा है ना, इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड्स दैट हार्ड
यहाँ इस पूरे लाइन में आपको एग्जामिनेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से देखिए चेंज हो गया था। सम विंडोज ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड, हियर अ सिंगल सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 लाइन्स। मतलब सिंगल सेंटेंस को क्या राइटर ने 4 लाइन में डिवाइड कर दिया, इसलिए यहाँ पास एग्जामिनेंट देखने को आपको इस पोएम में मिलेगा, इस स्टेंजा में। तो सेकंड हमारा रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। बार बार मैं ऊपर नीचे आपको पोएम तक ले जाऊंगी तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो हम यहीं पास आपको बता देते हैं। एग्जाम्पल मैंने इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ सम वर्ड्स आर फ्रेज फॉर पोइटिक इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल रिपीटेशन क्या होता है, जब एक ही वर्ड या फिर फ्रेज को बार बार रिपीट करके राइटर उस पर अपने उस वर्ड पे जोर डालने के लिए बार बार उस वर्ड को पोएम में एक रिदम लाने के लिए रिपीट करता है एक ही वर्ड या फ्रेज को, तो वहाँ पास रिपीटेशन होता है। जैसे कि आप यहाँ पास देख लीजिए, वॉट एंड इट्स रिपीटेड सेवरल टाइप्स। मतलब ये देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पास वॉट बार बार ये यूज़ किया है, पहले वाले लाइन में भी व्हाट इज़ अ होम, व्हाट इज़ अ हाउस, तो यहाँ पास आपको रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। फिर कई जगह राइटर के ईट का यूज़ किया है। जस्ट अ सेकेंड, देखिए ईट का यूज़ किया है, तो बार बार इस लाइन में आपको रिपीटेशन भी देखने को मिल रही है। आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया। और रिटोरिकल क्वेश्चन तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, इट इज़ अ क्वेश्चन आस्क्ड टू मेक अ पॉइंट रेदर देन एक्सपेक्टेशन ऑफ आंसर। मतलब राइटर आपसे क्वेश्चन तो पूछेगा बट उसका आंसर आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा, तो वहाँ पास अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ रिटोरिकल क्वेश्चन होता है, मीन्स रिटोरिकल क्वेश्चन का पोएटिक डिवाइस होता है। इन द पोएम द पोएट रेजेस 2 रिटोरिकल क्वेश्चन, व्हाट इज़ हाउस एंड व्हाट इज़ होम। तो इस प्रकार से इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे थे, ये रिटोरिकल क्वेश्चन के एग्जाम्पल थे। आई होप आपका ये क्लियर हो गया। तो चलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से देख लेते हैं, मे बी आपके एग्जाम में यहीं से फंसे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑल द पार्ट्स ऑफ अ फैमिली, मीन्स फैमिली में कितने लोग रहते हैं, तो पेरेंट्स, सिस्टर, ब्रदर्स, ऑल पार्ट्स ऑफ अ फैमिली दे स्टैंड टुगेदर इन ऑल अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। मतलब जितने भी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव रहते हैं वो साथ में रहते हैं, एक दूसरे को बिना सेल्फिश के एक दूसरे के प्रति काइंडनेस शो करते हैं, एक दूसरे के प्रति लव शो करते हैं, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड आता है, डिफाइन अ हाउस। मतलब यहाँ पास हाउस को डिफाइन किया गया है, तो मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया, तो इसमें तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। अ हाउस इज़ अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, स्टोन्स एंड वुड्स। इट्स कंसिस्ट ऑफ विंडोज, डोर्स एंड अ यार्ड। फ्रेंड, मैंने पता नहीं आपको बताया कि नहीं बताया, मीन्स देखिए इसी टाइप का मैं आपको प्रोज का पूरा मीन्स मैं बताइए पूरा वो चैप्टर वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो वो वाला देख लीजिएगा। 6th क्लास का जो पूरा मैं अपलोड कर चुकी हूँ, पूरा प्रोज पार्ट एक ही आपको 1 घंटे की वीडियो में आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा। मीन्स 1 to 10 वीडियो उसमें है पूरे चैप्टर के, उसमें पूरे मिल जाएंगे। और 9th क्लास का भी मैंने अपलोड किया है इसी सीक्वेंस, मतलब एक ही वीडियो आपको पूरा चैप्टर देखने को 9th क्लास का भी मिल जाएगा। इसी तरीके से मैं 7th और 8th क्लास का भी अपलोड करूँगी, फिर 10th का भी अपलोड करूँगी। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे कि मैं वीडियो जब भी अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका दूर नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पाने में लेट हो जाएगा तो मे भी आपके पढ़ाई में भी लेट हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि आपके तैयारी में थोड़ा सा भी लेट हो। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा जो है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये क्या है ये मीन्स किस प्रकार से हाउस बनता है, एक ब्रिक्स से बनता है, स्टोन से बनता है, वुड से मिलके बनता है, जिसमें क्या होता है, विंडोज़ होते हैं, डोर्स होते हैं, यार्ड होते हैं। इस प्रकार से इन सब से मिलके क्या बनता है, हाउस बनता है। तो यहाँ पास हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेम द पोएम एंड द पोएट। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये वाला। सबसे पहले तो आपके पोएम का नेम क्या है, अ हाउस अ होम, और किसके द्वारा लिखा गया है, लोरेन एम हेली के द्वारा। तो आप अपने राइटर को तो बहुत ही अच्छे से मेंशन कर लीजिए, क्योंकि आपके राइटर एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो आता है, व्हाट इज़ अ हाउस अकॉर्डिंग टू द पोएट। सॉरी, ये क्वेश्चन तो हो चुका है, आई थिंक मैंने रिपीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ अ हाउस मेड अप। अ हाउस इज़ मेड अप ब्रिक्स, स्टोन्स एंड रोड्स। बार बार मैंने वही ऐड कर दिया है क्या। अच्छा, यहाँ पास ये देख लीजिए, फाइंड सिनोनिम्स फॉर द वर्ड्स परहैप्स। परहैप्स का सिनोनिम्स आपको बताना है, व्हाट इज़, तो प्रोबेबली होता है। तो इसमें देखिए ऐसे ही आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, फिर आप कहेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया, आपके चैप्टर से ही आएगा, आपके एनसीईआरटी से ही। आपके जो वोकैब सेक्शन है वो भी आपके एनसीईआरटी से ही आएगा, आपको मोस्टली एनसीईआरटी से ही देखने को मिलेगा। तो परहैप्स का जो सिनोनिम्स होता है वो क्या होता है, प्रोबेबली होता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं ऊपर कर लेती हूँ। अ हाउस कंसिस्ट ऑफ, इसका आंसर, इसमें इतने सारे ऑप्शन है, मीन्स कि देखिए इतने सारे ऑप्शन है, तो जिसका आंसर क्या है, डोर्स एंड विंडोज़। हाउस क्या कंसिस्ट करता है, डोर्स एंड विंडोज़ कंसिस्ट करता है इसमें से, क्योंकि वो देखिए फ्रेंड यहाँ पास क्या क्या नहीं कर सकता, वो पीपल नहीं करता, फैमिली नहीं करता। फैमिली तो किससे बनता है, होम, फैमिली सब सारे फैमिली मिलकर तो होम को बनाते हैं। एनिमल से भी नहीं बन सकता, तो वो क्या हो, डोर्स एंड विंडोज से हाउस बनता है।
क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिक्स वुड्स एंड स्टोन आर यूज टू मेक, क्या बनाने में इन सब का यूज़ होता है। तो कि किस प्रकार से क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपके एग्जाम में मीन्स पूछा जाएगा, तो इस प्रकार से इसलिए मैंने भी इसी तरह घुमा फिरा के कि किसी भी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए बट आपको वो आता रहे। तो ये किस प्रकार, ये इस किस चीज़ का एग्जांपल दिया है कि इस इन सब से मिलके क्या बनता है, तो अ हाउस बनता है, मीन्स कि बी ऑप्शन आपका राइट है। आई होप। तो यहाँ पास फ्रेंड हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है, तो हम अपने आते हैं सेकंड चैप्टर पे। हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है दी काइट, और इसके राइटर कौन है, हैरी बेन है, हैरी बेन। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द काइट इज़ अ 24 लाइन्स लिरिक पोएम रिटेन बाय हैरी बेन। सबसे पहले तो आप यही देख लीजिए कि ये लिरिक पोएम है, मीन्स कि लिरिक पोएम क्या होता है, जब राइटर अपनी कोई इनर फील मीन्स अपने कोई जस्ट अ सेकेंड अपने कोई थॉट को, अपनी फीलिंग को, खुद की पर्सनल फीलिंग को पोएम के माध्यम से शेयर करता है, तो उसको क्या कहते हैं, लिरिकल पोएम कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका दी काइट भी एक लिरिकल पोएम है। आई होप आप लिरिक पोएम को समझ चुके होंगे। वैसे मैंने स्टार्टिंग में जो 10 क्लास फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के लिए हैं उसमें मैंने लिरिकल पोएम, नैरेटिव पोएम, सारे ओड, टाइप्स ऑफ ओड, ये मैंने सब कुछ एकदम डिटेल में आपको उसमें समझाया हुआ है। तो आप अगर चाहे केवीएस टीएसटी का एग्जाम देने चाह रहे हैं चाहे पीएचडी का, आपके लिए वो स्टार्टिंग के 10 क्लास आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स इंट्रोडक्शन क्लास करके मैंने 10 क्लास लिया, जिसमें मैंने पूरा फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर आपको कंप्लीट करवाया, पूरा फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट करवाया। फ्रेंड वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे व्हाट इज सिमिल, व्हाट इज मेटाफर, व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन, व्हाट इज मीन्स हाइपरबल, बहुत होता है ऑक्सीमोरॉन। अब मैंने बहुत ही सब कुछ एकदम डिटेल में आपको वहाँ पास बताया हुआ है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लीजिए। तो इसी प्रकार से मैंने उसमें लिरिकल पोएम भी बताया है, नैरेटिव पोएम भी बताया है। तो लिरिकल पोएम क्या होता है, जब राइटर किसी अपने पर्सनल फीलिंग को शेयर करता है पोएम के माध्यम से, तो उसको लिरिकल पोएम कहते हैं। तो इसी प्रकार से ये पोएम भी है जो 24 लाइन्स में लिखी गई है। एक क्या है, लिरिकल पोएम है, किसके द्वारा लिखी गई है, हैरी बेन के द्वारा लिखी गई, हैरी बेन, इसका प्रोनाउंसिएशन भी बैन ही होगा। इन विच द पोएट द एक्सप्लेन द फ्लाइंग ऑफ अ न्यू काइट इन द स्काई। वो एक मीन्स अपनी थॉट को किस प्रकार से एक काइट के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं, इस पोएम में यही दिखाया गया। द पोएट कंपेयर्स द काइट विद द वेरियस थिंग्स टू एक्सप्लेन इट्स ब्यूटी एंड मोशन। मतलब कि एक काइट की खूबसूरती को उन्होंने कई तरीकों से इस पोएम में पूरे एक्सप्लेन किया है। इट्स फ्लाइट इन द स्काई डिपेंड्स ऑन द विंड्स। कहते हैं कि जो काइट उड़ती है आसमान में उड़ती है, किसके पे डिपेंड रहती है, विंड पे डिपेंड रहती है, मीन्स हवा पे डिपेंड रहती है। हेंस इट जस्ट अ सेकेंड Hence it flies high only when the winds blow, and when it gets tangled in the branches of a tree, it loses its shine and beauty। वो क्या कहते हैं, जब हवा तेज चलती है तो हमारा काइट भी है आसमान में तेज़ी से उड़ता है, तेज़ी से चलता है, बट जब क्या कहते हैं कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जब हवा रुक जाती है तो वो ये जो काइट है कहीं कट के किसी पेड़ के टहनियों में जाके बच जाता है, फिर उसके पास उसकी जो खूबसूरती रहती है, उसका जो शाइन रहता है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, वो अपनी खूबसूरती और शाइन को लॉस कर देती है। तो हमारा जो यही है, हमारा समरी मैंने आपको बता दिया। द पोएम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ कपलेट्स। 2 लाइन्स की कपलेट्स में लिखा गया है। ये 2 लाइन्स का हो तो उसको कपलेट कहते हैं। इस प्रकार से मैंने ये भी आपको बहुत अच्छे से व्हाट इज़ कपलेट, व्हाट इज़ क्वाट्रेन, टेरसेट, ये सब कुछ, सेस्टेस, ये सब कुछ मैंने आपको, ऑक्टवा, ये सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। फिगर ऑफ स्पीच में मैंने बहुत अच्छे से बताया है। तो आप शुरू के फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के जो 10 क्लास है फ्रेंड उसको जरूर देख लीजिए। हाउएवर आई हैव डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स कंपैरिजन ऑफ 6 लाइन ईच ऑफ बेटर अंडरस्टैंड। मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये है हर पार्ट में कितने लाइन्स है, 6 लाइन्स है। तो इसका देख लेते हैं हम लोग एक बार जल्दी से। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इट्स अ काइट व्हेन इट्स न्यू, व्हाट विद अ डाइव एंड डीप इट्स स्नैप इट्स टेल, देन सोर्स लाइक अ सीप विथ ओनली अ सेल। अब इसका लाइन वो देख लेते हैं हम लोग, क्या है स्टोरी, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन द first stanza we see that the poet justifies his happiness by giving an exclamation and that a kite looks very bright and beautiful in the blue sky when it is new। क्या कहते हैं, जब काइट आसमान में नया नया उड़ने जाता है, जब वो नई पतंग रहती है तो किस प्रकार से मीन्स कि वो कितनी चमकती रहती है। द काइट snaps which means waves itself in amusement। द काइट thus waves its tail with a dive and a deep। in other words this can be represented as the kite flying in the air as waves sway in the sea while its tail moves rapidly along with its body।
तो इस लाइन में फ्रेंड वो कहते हैं कि किस प्रकार से जब एक नई पतंग रहती है तो किस प्रकार से आसमान में, खुले आसमान में उड़ती है, चमकती है, मीन्स ऊपर जाती रहती है, जैसे जैसे वेव्स चलता है वो वैसे वैसे वो उड़ती रहती है। जैसे कि जो सी के जो लहरें होती हैं, जैसे कि वो हवा में लहरें बार बार उछाल मारती हैं, उसी प्रकार से पतंग को भी देखा जाता है कि जब नई पतंग होती है उसमें ज़रा सा भी छेद नहीं होता तो वो नई पतंग आसमान में ऐसे लगती है, इतनी साइनफुल लगती है कि वो भी आसमान में उछाल मार रही है। आई होप आपका ये लाइन क्लियर हुआ होगा। हमारा पार्ट सेकेंड है। तो फ्रेंड हम क्या कहते हैं कि देखिए इस प्रकार से अगर हम एक एक चीज़ कराने बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, क्योंकि देखिए आधा घंटा तो ऐसे ही हो गया। तो हम क्या करते हैं कि ये पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, तो मैंने एक एक पार्ट सेकंड भी इसमें बहुत अच्छे से रखा हुआ है। मैं एक क्या करती हूँ, इसका सीधे सीधे आपको स्टैंजा ही बता देती हूँ। मीन्स पूरा पोएम पढ़ने से अच्छा है कि मैं आपको स्टैंजा बता दूँ, या फिर इसकी समरी मैं आप लोग खुद पढ़ लेंगे। तो क्योंकि अभी तक आपका एग्ज़ाम पास में आ गया है तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देती हूँ और समरी में थोड़ा थोड़ा आपको अपने डिटेल में बता दूंगी। तो यही है, मैंने उस देखिए समरी में ही बता दिया कि वो इस जो पोएम का पार्ट है, मीन्स इसमें क्या राइटर यही कहते हैं, जब पतंग शुरू में आसमान में उड़ती है, जब वो नई नई रहती है तो कितनी अच्छी लगती है, कितनी साइनफुल रहती है, बट वो लास्ट में फोर्थ स्टैंजा में इन्होंने बता दिया है कि जब पतंग पेड़ पे गिर जाती है तो मीन्स कैसी उसकी हालत हो जाती है। तो इसका थोड़ा सा हम ये समरी देख लेते हैं, क्योंकि पोएम आप खुद से पढ़ लीजिएगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे अगर हम सब एक एक चैप्टर का पूरा क्लियर कराने बैठेंगे तो पूरा 4-4 5-5 घंटा हो जाएगा, तो 1 घंटे में तो आपकी वीडियो कंप्लीट होने से ना रही। तो हम क्या करते हैं, सारे पोएम की समरी पढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं और उनका क्या पढ़ते हैं, पोएटिक डिवाइस पढ़ लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको जितना एग्जाम में नंबर दिला सकें। तो यहाँ पास हम थोड़ी सी समरी पढ़ लेते हैं। हियर द पोएट टॉक्स अबाउट द कंडीशन ऑफ द काइट व्हेन इट्स गेट्स स्टक ओवर द ट्रीज ब्रांचेस। ये लास्ट वाला हमारा है, लास्ट वाला है, मैंने बताया ना आपको, लास्ट वाले चैप्टर वो है, लास्ट वाले स्टेंजा को मैं बता रही हूँ। वो तब की कहानी है जब पतंग टूट कर कट कर एक पेड़ के ब्रांचेस पे अटक जाती, तब की स्टोरी बता रही है कि काइट क्या फील करता है। द काइट अपीयर्स हियर ब्राइट एंड ब्यूटीफुल इन द ब्लू स्काई व्हेन दिस इज टोटली न्यू, हाउएवर व्हेन इन द स्ट्रिंग अनफॉर्चुनेटली tangles in the top branches of the tree, it will never appear as bright and beautiful as it was before. Rather, the kite looked like some torn cloth closing its beauty and charm. मतलब क्या क्या कहते हैं कि जब पतंग कट के ब्रांचेस के बीच में अटक जाती है तो कैसी लगती है, जैसे लगता है कोई मुड़ा जुड़ा कपड़ा हो जिसमें बहुत ही ज़्यादा वो आ गया हो, मीन्स बहुत ज़्यादा लॉसिंग आ गया हो, बहुत ज़्यादा सिकुड़न नहीं होता एक प्रकार का, वैसा आ गया। तो ऐसे ये पतंग का लुक हो जाता है, वो अपनी ब्यूटी, अपनी चार्म, वो अपना साइन क्या करती है, खो देती है। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो हम कंक्लूजन देख लेते हैं। देखिए जरूरी नहीं कि स्टैंजा वाइज आप उसको पढ़े ही, आपको समरी पता चल रही है ना, आपको स्टोरी पर पोएम का पता चल रहा है ना, इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है कि अगर आपको समरी पता रहेगी तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन उस चैप्टर से आ जाएगा, तो आप आराम से कर लेंगे। तो इसलिए मैंने आपको समरी बता दिया। The kite written by Harry Behan displays the charm of a flying new kite. He correctly illustrated the contrast between how beautiful it looks when it's, ये आपके काम का चीज़ नहीं है, रहने दीजिए यहाँ पास। अब हम पोएटिक डिवाइसेस यूज़ कर लेते हैं कि कौन कौन से लाइन में आपको पोएटिक डिवाइसेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आप सिमिल देख लीजिए। इट इज़ द कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विथ अनदर थिंग ऑफ अ डिफरेंट काइंड, इट मीन्स सो लाइक अ शिप। देखिए सिमिल पहचानने का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका ये है कि अगर लाइन में आपको लाइक या फिर एज देखने को मिले, सिमिल और मेटाफर दोनों एक ही जैसे होते हैं फ्रेंड, दोनों का मतलब एक ही होता है। बट सिमिल में क्या होता है, वो जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो तुम्हारे, मैंने जब अपना सिमिल वाला कराया था, फिगर ऑफ स्पीच का चैप्टर आप देखेंगे वहाँ पास, तो मैंने उदाहरण, बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया था। इसमें अगर कोई राइटर गा रहा है, मीन्स कोई सिंगर गा रहा है कि उसकी महबूबा का चेहरा चांद जैसा है, अगर जैसा वर्ड आ गया मीन्स चांद जैसा, लाइक वर्ड आ गया, जैसा मीन्स लाइक हो गया, उसकी महबूबा का फेस जो चेहरा है चांद जैसा है, तो वहाँ पास सिमिल होगा। मीन्स अगर जैसा आ गया, अगर सिंगर कह दे, मीन्स राइटर कह दे कि उसकी महबूबा का फेस चांद ही है, मीन्स वहाँ पर चांद को ही मान लिया कि उसका महबूबा का फेस चांद ही है, कोई लाइक या एज का यूज़ ना हो, तो वहाँ पास मेटाफर हो जाएगा। तो अगर आपको लाइन में आपको लाइक या फिर एज देखने को मिले तो वहाँ पास सिमिल होगा। तो इस प्रकार से आप सोर्स लाइक अ सीप, यहाँ पास क्या है, सोर्स लाइक अ सीप दिख रहा है, तो यहाँ पास देखिए लाइक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पास सिमिल होगा। अब एलिट्रेशन यहाँ पास देख लीजिए, सेकंड यहाँ पास सोर्स लाइक अ सीप वाले लाइन में आपको सिमिल देखने को मिलेगा। एलिट्रेशन कहाँ पास पोएम में देखने को मिल रहा है। अब पोएम बार बार ऊपर लेकर जाऊँगी फ्रेंड, दिखाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, और ये हमारा शॉर्ट वीडियो है। अगर डिटेल में आपको देखना है तो आप डिटेल में भी देख सकते हैं।
बट अब ये हमारा शॉर्ट वीडियो है। तो एलिट्रेशन जो है, इट इज़ द ऑक्यूरेंस ऑफ द सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द एडजासेंट आर क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स ब्राइट ऑन द ब्लू। अब यहाँ एलिट्रेशन क्या होता है, जब कॉन्सोनेंट साउंड का फ्रेंड, कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार एक ही लाइन में रिपीटेशन होता है, तो वहाँ पास एलिट्रेशन होता है। तो इस प्रकार से आपको देखिए ब्राइट ब्लू, यहाँ पास क्या है, बी के साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, तो इस प्रकार से यहाँ पास एलिट्रेशन देखने को मिल रहा है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और हमारा सेकेंड यहाँ पास देखिए अ ड्यू एंड अ डिप, यहाँ पास डी वर्ड, यहाँ डी एंड डी का रिपीटेशन, साउंड का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पास भी आपको एलिट्रेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पास क्लिम्स टू द क्रेस्ट, यहाँ पास भी आपको साउंड का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पास भी आपका एलिट्रेशन होगा। देखिए इसी प्रकार से स्ट्रिंग गोज स्लैक ब्लीज ब्लोज द टॉप ऑफ अ ट्री, इस प्रकार से इन सारे लाइनों में जो स्टेंजा की आपकी ये सारी लाइन है, इन सब में क्या कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पास एलिट्रेशन है। आई होप आप समझ पाए होंगे। और एंजाइमेंट तो आपको मैंने अच्छे तरीके से ही बता दिया कि व्हाट इज़ एंजाइमेंट। एंजाइमेंट होता है फ्रेंड, जैसे मैंने बताया ना कि जब बिना कॉमा या फिर फुल स्टॉप के राइटर उसी अपनी आइडिया, उसी थॉट को नेक्स्ट लाइन में अगर कन्वर्ट करता जाए तो वहाँ पास होगा एंजाइमेंट होता है। तो इसी प्रकार से आपको इस वाले लाइन में देखने को मिलेगा, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, इस वाले लाइन में आपको एंजाइमेंट देखने को मिलेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। देन रेपिटेशन भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि रेपिटेशन क्या होता है। जब एक ही वर्ड या फ्रेज को एक राइमिंग पैटर्न देने के लिए, एक मीन्स रिदम देने के लिए पोएम में बार बार उसी वर्ड या फ्रेज को रिपीट किया जाता है, तो वहाँ रेपिटेशन होता है। जैसे कि यहाँ हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इट्स अ काइट व्हेन इट्स न्यू, ये बार बार आपको देखने को पूरे पोएम के थ्रू आपको बार बार यही लाइन देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पास भी रेपिटेशन हो गया। अब चलिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द काइट थ्रू द पोएम व्हाट डज द पोइट्री ट्राई टू एक्सप्रेस, मतलब इस पोएम के माध्यम से जो हमारा पोएट है क्या एक्सप्रेस करना चाहता है, तो वो ये एक्सप्रेस करना चाहता है, द पोएट ट्राई टू एक्सप्रेस अ ब्यूटीफुल सिनेरियो ऑफ द फ्लाइंग काइट, मतलब जो काइट उड़ता है उस किस प्रकार से उसका सिनेरियो होता है, मीन्स पूरा एक्सप्रेस ये करना चाहता है। वो एक प्रकार से काइट को एक प्रकार से जो इंसान रहते हैं उनके जीवन से भी वो तुलना मीन्स बताया गया है कि किस प्रकार से इंसान जब जवान होता है तो कितना खूबसूरत, कितना चार्म, कितना शाइनिंग लगता है, बट जैसे जैसे उसका बुढ़ापा आता है उसमें किस प्रकार से वृद्धावस्था आ जाता है, किस प्रकार से सिकुड़न आ जाता है। जैसे कि काइट जब कट के किसी पतंग पे लटक जाती है तो उसके में भी सिकुड़न आ जाती है। इस प्रकार से राइटर बहुत ही अच्छे से इस पोएम को डिस्क्राइब किया है। मेरे पास अगर आपके एग्जाम के लिए अभी और टाइम होता तो मैं इस पूरे पोएम को बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताती, क्योंकि अगर आपने पहले के मेरे पोएम देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि मैं हर स्टैंजा तो दूर की बात है, हर एक लाइन, हर एक वर्ड को मैं बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर करते हुए चल रही थी। हर लाइन, हर वर्ड में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है, मैं बहुत अच्छे से आपको समझाते हुए चल रही थी। बट फ्रेंड्स, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक लाइन को बहुत अच्छे से कवर कर सकें, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है। मैं आपके एक 6 क्लास का मैं एक वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कवर कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि हम भाग भाग के चलेंगे, उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मीन्स जितना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इंपॉर्टेंट लगे, मीन्स इतना पढ़ सके कि एग्ज़ाम में हमारे कुछ भी आए हमसे छूटे ना। तो ये बस हमारा पर्पज़ यही है। तो सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है, इसलिए हम शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं। हाउ डज अ न्यू काइट लुक लाइक इन द स्काई, किस प्रकार का न्यू काइट स्काई में लुक होता है। इट्स लुक वेरी ब्राइट। क्वेश्चन नंबर 3, इट्स अ काइट व्हेन इट्स न्यू, व्हाट डज द पोएट्स मीन्स यहाँ पास इस वाले लाइन में पोएट का मतलब क्या रहता है। द पोएट सजेस्ट दैट द काइट इज़ अ न्यू वन, मीन्स पोएट कहना चाहता है कि इट्स अ काइट व्हेन इट्स न्यू। इसका मतलब ये है कि जब पोएट यहाँ पास कितना चमकीला है, कितना शाइनी है, कितना लविंग है, ये वो समझाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पोएट डिस्क्राइब इट्स स्नैप इट्स टॉल। The poet described that the kite snapped its tail with a dive and a dip. Question number 5. What happens to the kite when wind fall? The string gets loose. Means उसका जो strings था वो क्या होता है, लूज हो जाता है, मतलब वो उड़ नहीं पाती है जब विंड क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6. What happens to the kite when strings goes slack when wind its back again? जब दोबारा हवा चलती है। इसी प्रकार से मैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपन्स व्हेन द काइट फ्लैप्स ऑन द स्ट्रिंग।
तो इसका मतलब ये है कि जब काइट के साथ, जस्ट अ सेकेंड, मीन्स कि काइट जब वो फड़फड़ाना बंद कर देती है, जब उड़ना बंद कर देती है, तो उसके साथ क्या होता है, मीन्स राइटर क्या सोचता है, वी कुड नेवर इट अगेन, मतलब वो कहता है अब दोबारा हम इसको नहीं कर पाएंगे, मीन्स दोबारा वो उड़ नहीं पाएगी, दोबारा हम उसको उड़ता हुआ नहीं देख पाएंगे। राइटर यहाँ पास ये कहता है। और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, नेम द पोएट ऑफ दिस पोएट, तो हैरी बैन, इस पोएट के अधिकायर के राइटर कौन है, हैरी बैन। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर, जस्ट अ सेकेंड, तो फ्रेंड हमारा सेकंड चैप्टर भी फिनिश हो गया। हम यहाँ स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 3, दी क्वेरल, किसके द्वारा लिखा गया है, एलेनोर फर्जियन के द्वारा लिखा गया है, एलेनोर फर्जियन। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो दी क्वेरल बाय एलेनोर फर्जियन इज अ शॉर्ट पोएम इन विच द पोएट शेयर्स एन इंसिडेंट व्हेन, जस्ट अ सेकेंड, फ्लाइट ब्रोक अवर बिटवीन her brother and her. They did not know why they were quarreling. Initially it will a small fight, but soon it become strong. They blamed and hated each other. The poet says that she knew that her brother was at wrong. Throughout day they did not talk to each other, and it was a bad time for the poet. But eventually her brother came to her and told her that they cannot remain, so he accept his mistake. The poet forgive him and fights is finally settled. तो फ्रेंड इसमें स्टोरी दिखाई गई दो बच्चों की, मीन्स एक जो राइटर रहती है उसका, जो हमारी राइटर हैं एलेनोर फर्जियन, तो इनका दिखाया गया, इनके ब्रदर की दिखाई गई इनका। तो इस प्रकार से वो कहती हैं कि हमारे बीच एक छोटी सी झगड़ा हो गया था, मीन्स वो कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि मेरी गलती नहीं थी, मेरे भाई की गलती थी। वो मतलब कह रही थी कि हाँ मेरे भाई की गलती है, बट बस छोटा सा झगड़ा था, पर शाम होते होते वो क्या हो जाता है, वो झगड़ा काफ़ी बड़ा हो जाता है। मीन्स शाम जब होता है तो वो कहती हैं शाम होते होते ये झगड़ा काफ़ी बड़ा हो जाता है, और मेरा भाई जो रहता है वो अपनी गलती मानने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन एट द एंड उसका भाई जो रहता है वो जाके, मतलब उसको अपनी गलती का एहसास होता है, और वो जाके जो पोएट हैं हमारी, उनसे कहता है कि हाँ मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे, मीन्स वो अपना मिस्टेक मान लेता है, और उसके बाद जाके अपनी बहन को गले मिलता है। फिर उसके बाद जो पोएट रहती हैं वो भी अपने भाई को फॉरगिव कर देती हैं, मीन्स कि माफ़ कर देती हैं। तो ये स्टोरी है फ्रेंड, तो मैंने इसकी स्टोरी बता दी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो हमें इसका स्टैंजा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका स्टैंजा आप देख रहे हैं, स्टैंजा करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम देखिए यहाँ पास मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन करके दिखा देते हैं। द पोएट हैड अ फाइट विद हिज ब्रदर, मतलब जो पोएट रहती हैं वो अपने भाई के साथ झगड़ा करती है, मीन्स फाइट हो जाता है। बोथ ऑफ देम वर फाइटिंग एंड वर नॉट इवन अवेयर ऑफ द कॉज ऑफ द फाइट, मतलब वो ये भी नहीं जानती कि उनकी फाइट किस कारण से हो रहा है, उनकी वजह, जो ये छोटी सी फाइट स्टार्ट हुई है उसका कारण क्या है। द फाइट वॉज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अ सीरीज ऑफ थिंग्स, वन थिंग वॉज गिविंग वे टू अनदर, वाइल फाइटिंग बोथ फेल डाउन, दोनों ही गिर जाते हैं। इन द बिगिनिंग द फाइट वॉज मॉडेस्ट एंड वॉज वेरी एंड वॉज, मतलब स्टार्टिंग में जब क्या रहता है, जो फाइट रहता है बहुत ही मॉडेस्ट टाइप की रहती है, बहुत ही सीरियस नहीं रहता, बट ग्रेजुअली इट ग्रीव इंटेंस एंड बिकम अ सीरियस इशू। हिज ब्रदर सेड दैट ही वॉज राइट, उसका ब्रदर जो कहता है कि ही उसका ब्रदर कहता है कि ही वॉज राइट वेन एवर द राइटर नो वॉज थिंकिंग ऑफ हिमसेल्फ ऑन द राइट साइड, मतलब उसका भाई कहता है कि तुम गलत हो, वो जो राइटर कहती है हाँ मैं सही हूँ, मीन्स वो दोनों एक दूसरे को अपने आप को सही बताते रहते हैं। ये वाला चैप्टर ये था, और ये वाला जो स्टैंजा है फ्रेंड इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पास है। In the poem, the fight becomes serious and both started hating each other. They did not like another. All of a sudden, poet's brother, just a second, hit him on the back and asked him to get along as it was not the right thing to pull the matter throughout. वो कहता है कि इस मैटर को पूरा खींचने का देखो कोई मतलब नहीं है, वो अपनी गलती जो क्या है एक्सेप्ट कर लेता है। उसका भाई कहता है कि ये जो मैटर हम लोगों ने छोटी सी फाइट से क्या इतना बड़ा इशू बना दिया, इसको और ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ। तो उससे जो राइटर हमारी रहती है वो भी क्या कहती हैं, काइंड हार्टेड हो जाती हैं, उसको फॉरगिव कर देती हैं। फिर देन ही रियलाइज, उसकी बहन कहती है कि तुम्हारी ही गलती नहीं थी, हाँ वो भी मतलब रॉन्ग थी, ऐसा वो कुछ कहती है। आई होप आपको इसकी स्टोरी पता चल गई होगी। अब चलिए इसका लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने को है, इसलिए स्टोरी तो मैं आपको बता दी, बट लिटरेरी डिवाइसेस तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है। सबसे पहले तो आपको मेटाफर देखने को मिलेगा। मैंने आपको जब सिमिल का एग्जांपल दिया था, मेटाफर का भी एग्जांपल दिया था कि मीन्स मेरे महबूबा का चेहरा जो है चांद ही है, वहाँ लाइक और इज का प्रयोग नहीं होगा मेटाफर में, वहाँ मान ही लिया जाएगा। इसमें मोस्टली आपको इज देखने को मिलेगा। तो
तो यहाँ पास इच इज़ द लिटरेरी डिवाइस विच इज़ यूज टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट आर नॉट अलाइक बट टू हैव। मीन्स यहाँ पास ऐसे दो चीज़ों की कंपैरिजन होती है जो कभी भी एक साथ तो हो ही नहीं सकते। मीन्स महबूबा कहाँ और चांद कहाँ, दोनों का कंपैरिजन करना बिल्कुल भी वाकई बात नहीं थी, बट यहाँ पास जो राइटर रहता है उसे इन दोनों में कंपैरिजन करता है। इसी प्रकार से दो ऐसी चीज़ों का इसमें कंपैरिजन होता है जो बिल्कुल ही अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस लाइन से लिया गया है, इस लाइन में किसमें देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल वी फेल आउट, मतलब वी फेल आउट मीन्स टू फॉल डाउन, मतलब दोनों ही मीन्स फॉल डाउन हो जाते हैं, बट हियर इट रिफर्स टू द देयर क्वेरल, मीन्स दोनों ही इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मीन्स यहाँ पास देखिए टू फेल डाउन मीन्स दोनों ही, यहाँ पास क्या है कि दोनों ही फेल डाउन हो जाते हैं, बट इसका मतलब यहाँ पास ये है कि दोनों ही क्वेरल मीन्स झगड़ा होता है, दोनों ही किस प्रकार से झगड़ा में बिजी हो जाते हैं। आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, अब यहाँ पास जब उनका झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या कहती हैं कि जो उनका आफ्टरनून है वो ब्लैक में टर्न हो जाता है। तो यहाँ पास इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जो आफ्टरनून है काला हो गया, उसका मतलब ये है डज नॉट मीन दैट दे बिकम डार्क बट द पोएट डेज वेंट बैड, मतलब कि उन दोनों का माइंड ऑफ हो गया। ये इसका मतलब ये नहीं कि उनका जो आफ्टरनून है ब्लैक हो गया, इसका मतलब ये है कि जो पोएट और उनका भाई है उन दोनों का माइंड कैसा हो गया है, बैड हो गया। मीन्स उनका जो माइंड ऑफ हो गया, मीन्स दुखी हो गए हैं वो लोग। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से इस लाइन में आपको मेटाफर देखने को मिला। अब यहाँ पास आपको पर्सोनिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। इट इज़ एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू एनिमल्स एंड नॉन ह्यूमन। जब कोई पर्सन का कोई पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक किसी एनिमल या फिर नॉन लिविंग थिंग को दे दिया जाए, उसको पर्सोनीफाई कर दिया जाता है, तो वहाँ पास आपको फिगर ऑफ स्पीच कौन सा देखने को मिलता है, पर्सोनिफिकेशन दिखने को मिलता है। मैंने बस मुश्किल से 3 क्लास फ्रेंड फिगर ऑफ स्पीच के लिए, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से आपका सारा ही फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट करा है। आप उसको भी जाके ज़रूर देख लीजिए अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच में प्रॉब्लम होती है तो। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पास जो आपको इस पूरे लाइन में आपको इस पोएम में आपको देखने को मिलेगा कि इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन है। तो ये यहाँ है आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, तो आफ्टरनून तो ब्लैक नहीं हो सकता ना, ब्लैक कौन होता है, इंसान होते हैं, गोरे काले कौन होते हैं, इंसान होते हैं। तो इस प्रकार से आफ्टरनून मीन्स कि एक पहर को, आफ्टरनून तो एक पहर ही हो गया, तो एक पहर को यहाँ पास ब्लैक टर्न कर दिया गया है, यहाँ पर्सोनीफाई किया गया है इसको। हियर द आफ्टरनून इज पर्सोनीफाइड इन द रियल पोएट्स डेज वेंट बैड, मतलब उसका मतलब ये था कि पोएट का जो माइंड था वो ऑफ हो गया, मतलब उसका दिन आज का बहुत बुरा गया। आपको इलिट्रेशन तो मोस्टली हर पोएम में इलिट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। इलिट्रेशन मैंने बताया कि जब सेम लेटर और साउंड का बिगिनिंग में आपको क्या रेपिटेशन देखने को मिले तो हाँ इलिट्रेशन होता है। तो यहाँ पास आपको इस लाइन में रेपिटेशन देखने को मिलेगा। देखिए इट्स स्टार्ट ऑफ इट्स वॉस लाइट, तो यहाँ पास आपको यस का रेपिटेशन देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पास इलिट्रेशन होगा। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सीमोरोन। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, ऑक्सीमोरोन। तो ऑक्सीमोरोन मीन्स से होता है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी, मीन्स इसमें दो वर्ड बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी, बिल्कुल ही अपोजिट रहेंगे ऑक्सीमोरोन में, बट इसमें बीच में कोई भी आपको कोई भी एक एंड का भी प्रयोग नहीं मिलेगा। दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड बिल्कुल आपको साथ में देखने को मिलेंगे, वहाँ पास होता है ऑक्सीमोरोन। तो यहाँ पास मीन्स इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी आर इन कॉन्ग्रुयस वर्ड्स। एग्जाम्पल आपको इस लाइन में जो ये पोएम है आपका, इस लाइन में आपको ऑक्सीमोरोन देखने को मिल रहा है। द स्टार्ट ऑफ इज वॉज स्लाइट, द एंड, यहाँ पर देखिए द स्टार्ट ऑफ इट्स वॉज स्लाइट, मतलब यहाँ पर सबसे पहले तो ये स्टार्ट की बात कर रहे हैं कि मतलब ये कैसे इनका झगड़ा स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल स्लाइट रूप में स्टार्ट हुआ था। द एंड ऑफ इट्स वॉज स्ट्रॉन्ग, बट एंड, यहाँ पर देखिए स्टार्ट की बात हुई है और सबसे तुरंत ही क्या हो गया, एंड की बात हो गई है। मतलब डे तो उनका स्टार्ट होता है, स्लाइट रूप से उनका झगड़ा स्टार्ट होता है, बट एंड होते होते क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। इस प्रकार से देखें दो बातों को, बिल्कुल ही अपोजिट बातों को एक साथ प्रेस किया गया है, तो वहाँ पास ऑक्सीमोरोन हो गया। ही सेड ही वॉज राइट, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग। अब यहाँ पास देखिए राइट रॉन्ग, यहाँ पास भी दो अपोजिट चीज़ों को बिल्कुल साथ में प्रेस किया गया, तो इसलिए ऑक्सीमोरोन हो गया। आई वॉज इन द रॉन्ग सो ही वॉज इन द राइट। ये देखिए यहाँ इस लाइन में भी आपको दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड साथ में देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पास भी ऑक्सीमोरोन हो गया। अब इंजाइमेंट तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि व्हाट इज इंजाइमेंट, तो इंजाइमेंट भी आपको इस लाइन में देखने को मिल रहा है। आई क्वारल्ड विथ माई ब्रदर, यहाँ पास देखिए कोई भी नहीं है, बट लाइन को नीचे खींच लिया है राइटर। I don't know what about, one thing led to another and somehow we fell out। इस लाइन में आपको इंजाइमेंट देखने को मिलेगा पोएम में। दिस सेंटेंस कंटिन्यूअस फॉर टू 4 लाइन्स, ये पूरा सेंटेंस को राइटर ने 4 लाइन में कंटिन्यू किया है, मीन्स आइडियाज़ में चेंज नहीं हो रहा है, राइटर तो वही बात बोल रहा है कि किस प्रकार से हमारा क्वेरल स्टार्ट हुआ था और किस प्रकार से क्या मोड़ ले लिया था। तो मीन्स आइडिया वही चीज़ हो रहा है, बट वो 4 लाइन में राइटर ने उसी एक बात को अपने 4 लाइन में
4 लाइन में लिखा है, तो वहाँ पर एंजाइममेंट देखने को मिल रहा है। देन रेपिटेशन, इट इज़ द रेपिटेशन ऑफ सर्टेन वर्ड्स आर फ्रेज इन द पोएम। मैंने आपको बता ही दिया कि रिपीटेशन क्या होता है। जब किसी वर्ड या फ्रेज का बार बार रिपीटेशन आपको पोएम में देखने को मिले तो वहाँ रिपीटेशन होता है। जैसे आपको इस वर्ड का बार बार पूरे पोएम थ्रू आउट आपको इस वर्ड का देखने को मिलेगा। क्या आई का, ही का, राइट का, रॉन्ग का, मीन्स पूरे पोएम में ये वर्ड यूज़ किए गए हैं, इसलिए आपको रिपीटेशन भी देखने को मिलेगा। इस प्रकार से हमारा चैप्टर 3 भी कंप्लीट होता है फ्रेंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक भी क्वेश्चन यहाँ से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चैप्टर में से आए, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे ना। मैं यही कहती हूँ कि सारे क्वेश्चन तो मैंने ऐड ही की हैं, तो सब कुछ इसमें ऐड ही हो गया। फ्रेंड आई एम सो सॉरी फ्रेंड, सो सॉरी। एक्चुअली मेरे यहाँ गेस्ट आ गए हैं, तो आपका वीडियो यहीं पास रोकना पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आपको 1 या 2 घंटे में जल्द ही मैं अपलोड कर दूँगी, जल्दी क्रिएट करके जल्द ही मैं आपका अपलोड कर दूँगी। आप सो सॉरी कि आपको एक वीडियो में नहीं मिल पाया, बहुत ज़्यादा अपोलाइज हूँ मैं इसके लिए। आई एम सो सॉरी प्लीज़। और अभी तक अगर आपको यहाँ तक, जस्ट अ सेकेंड, अगर यहाँ तक अभी आपको समझ में आया हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। और जल्दी ही मैं आपको नेक्स्ट वाला पार्ट मीन्स पूरे के आपका जितना भी चैप्टर है, 11 चैप्टर है इसमें पूरे, तो मीन्स सॉरी पूरे 10 चैप्टर है, वो पूरा मैं आपको जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। और मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि मैं पूरा वीडियो बनाई हुई हूँ, मीन्स पूरा PDF मेरा रेडी है, बट मैं कर नहीं पाई क्योंकि मेरे यहाँ गेस्ट आ गए। मैं ज़्यादा तेज़ बोल भी नहीं सकती। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, मेरी प्रॉब्लम को समझ पा रहे होंगे। प्लीज़ सो सॉरी, प्लीज़ अब प्लीज़ अगर आप पहली बार हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड। जल्दी मैं बस इसका सेकंड पार्ट आपको जल्दी ही लाने वाली हूँ। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि आगे आपकी क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पूरा PDF तैयार है। आप समझ पा रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ कि आपके एग्जाम में कोई भी कमी ना रह जाए। आई होप आप समझ पा रहे हैं मेरी प्रॉब्लम, इसलिए वीडियो को यहीं पास रोकना पड़ रहा है। बट हमने यहाँ पास दी क्वेरल तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे के चैप्टर में जल्दी ही आपको अपलोड करवा दूंगी। तो प्लीज़ मेरी बातें समझ में आई हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, आपको ये नोट्स इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। और अगर आपको ये वाला PDF चाहिए तो आप सीधे, जैसे आपका चैनल, ये चैनल लिखा हुआ लिटरेचर पॉइंट, लिटरेचर का L और P कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल में होगा। आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो वहाँ पास आपको ये लिटरेचर पॉइंट मिल जाएगा, वहाँ पास आपको ये PDF भी मिल जाएगा फ्रेंड। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपके बहुत प्यारा दुलार के लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। आई होप आप इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर देंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।